Hello friends, I am Devendra Yadav from DJ Fulfill Desires. I welcome you on our YouTube channel. Today we will discuss social science questions of this BTET 2017 exam Set B. Let's start. हमारा पहला क्वेश्चन है वो है भारत में सरकार कितने स्तरों की है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मिले हैं 3 स्तरों की, ऑप्शन बी है 4 स्तरों की, ऑप्शन सी है 1 स्तरीय और ऑप्शन डी है 2 स्तरीय। दोस्तों यहाँ पे हमारी जो भारत की सरकार है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 3 स्तर में विभाजित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। दोस्तों बहुमत प्राप्त करने के लिए हमें आधे से ज्यादा सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो टोटल जो विधानसभा की सीटें हैं वो 243 हैं, तो उसके हिसाब से हमें 122 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है भारत, थाईलैंड, मालदीव, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, थाईलैंड, जो कि सार्क संगठन का सदस्य देश नहीं है। बाकी भारत, मालदीव और पाकिस्तान सार्क संगठन के सदस्य देश हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर संसद के कार्य का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास में रोल प्ले, प्रदर्शन विधि, प्रयोग विधि, और नीचे फिर इनमें से सिलेक्टेड वो दिए गए हैं ऑप्शंस कैसे अपने को देना है। क्वेश्चन केवल 1, केवल 2, केवल 1 and 2 एंड केवल 4। यहाँ पे हमारा जो सही बैठेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 रोल प्ले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति ऑप्शंस में है एकल संक्रमणीय पद्धति, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा एकल संक्रमणीय पद्धति। हमारे राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सरकार द्वारा गठित पैक्स का विस्तार है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ पैक्स हमें बताना है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ पैक्स होती है दोस्तों प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, जो कि इन चारों ऑप्शन में, तीनों ऑप्शन में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं को करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन साप्ताहिक बाजार या हाट का सही के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास साप्ताहिक बाजार एक निश्चित दिन और एक जगह पर लगाया जाता है। यहाँ दुकान दिन भर के लिए लगाया जाता है। साप्ताहिक बाजार में कड़ी प्रतियोगिता होती है और साप्ताहिक बाजार के दुकानदार का संबंध सीधे कंपनी से ही होता है। दोस्तों बाकी के तीनों कथन ठीक हैं, डी जो है ये गलत था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, जीएसटी का विस्तार क्या है। दोस्तों ये अभी अभी लागू हुआ है और इसके बारे में हम सभी को पता भी होना चाहिए। ये क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से खाद्य सुरक्षा के आयाम की श्रेणी में नहीं रखा जाता किसको। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना, खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक रखना, उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना। दोस्तों यहाँ पे जो पहला है ऑप्शन ये उससे बाहर है, खाद्यान्न सुरक्षा के आयाम से, और बाकी के तीनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा है। मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप सबसे पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, तो क्या है, वस्तु मुद्रा ही मुद्रा का प्रारंभिक रूप है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार किसको है, यह हम सभी को पता ही होता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से सहकारी समिति की प्रमुख विशेषता नहीं है।
सहकारी समिति की विशेषता नहीं है पूछा गया है, इसलिए ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कोई भी व्यक्ति इसका सदस्य बन सकता है, सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लाभ का न्यायपूर्ण वितरण होता है, और ऑप्शन नंबर डी है सदस्यों में अधिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 4 ऑप्शंस हैं। इसमें से हमारा सही जवाब हो जाएगा सदस्यों में अधिक लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, ये किसी भी सहकारी समिति की विशेषता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, बिहार में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, जूट के उत्पादन में अग्रणी जिला जो है वो है पूर्णिया। आगे बढ़ते हैं, बिहार सरकार ने किस वर्ष जल कर यानी वाटर टैक्स समाप्त किया। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1991, 1994, 1999 और 2005। इसका सही जो आंसर है वो है 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर बाजार एवं मंडी की व्यवस्था का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे दोस्तों हमें ऑप्शंस दिए गए हैं अनुभव जन्य क्षेत्र भ्रमण, 3D मॉडल और तीसरा है व्याख्यान। तो दोस्तों इसमें से हमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट करना है, केवल एक, अनुभव जन्य क्षेत्र भ्रमण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समाज विज्ञान में निम्नलिखित में से किससे ली गई विषय वस्तुएं शामिल होती हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान। तो यहाँ पे समाज विज्ञान के अंदर हम पहले तीनों ऑप्शंस को इंक्लूड करते हैं, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर सबसे अधिक जोर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सभी बच्चों को सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के तथ्य रटे हुए हों, बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य पुस्तक को समय पर पूरा कर लिया जाए, किसी भी तरह सामाजिक विज्ञान की परीक्षा में बच्चों के अच्छे अंक आ जाए। यहाँ पे दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों में सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को विश्लेषित करने की क्षमता विकसित हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, समाज विज्ञान का शिक्षण निम्नलिखित में से किन पर केंद्रित होना चाहिए। ये जो समाज विज्ञान का शिक्षण है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं अवधारणा निर्माण, ज्ञान, कौशल तथा क्षमता और ऑप्शन नंबर डी है मूल्यबोध। तो यहाँ पे जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए के अंदर इन्होंने बताया है केवल 1 and 2, बी में बताया है केवल 1 and 3 एंड सी में बताया है केवल 1, 2 and 3 और डी के अंदर है केवल 1, 2, 3 and 4। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समाज विज्ञान का शिक्षण जो है वो किस पर केंद्रित होता है, अवधारणा निर्माण पर, ज्ञान पर, कौशल क्षमता पर, मूल्यबोध पर, चारों की इसमें जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिहार के सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन हैं अतीत से वर्तमान भाग 2 कक्षा 6, हमारी दुनिया भाग 3 कक्षा 8, हमारी दुनिया भाग 2 कक्षा 7, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक जीवन। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो ऑप्शन नंबर ए, अतीत से वर्तमान भाग 2 कक्षा 6। आगे बढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान की पाठ्यचर्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है पूछा दोस्तों, ध्यान रखना, सामाजिक विज्ञान को मुख्यतः सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में आलोचनात्मक चिंतन के लिए सामग्री होनी चाहिए, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य चर्चा को विकासात्मक मुद्दों पर जोर देना चाहिए, सामाजिक विज्ञान को किसी भी रूप में प्राकृतिक विज्ञान से कमतर नहीं माना जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक विज्ञान को मुख्यतः सूचनाओं को प्रस्तुत करने वाला विषय होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे, आरंभिक मानव के औजारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे भी नहीं शब्द जोड़ा गया है, यह हमें ध्यान रखना चाहिए। औजार मुख्यतः पत्थरों के होते थे, मध्य पाषाण
काल की तुलना में पुरापाषाण काल के औजार अत्यधिक परिष्कृत हैं। मध्य पाषाण काल आरंभिक मानवों के शैल चित्रों से संबंधित है और पुरापाषाण काल के मुख्यतः मानव शिकारी थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाता है। मध्य पाषाण काल की तुलना में पुरापाषाण काल के औजार अधिक परिष्कृत थे। ये बात बिल्कुल गलत है, जो कि इसलिए हम इसको ठीक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पाई शहरों में धोलावीरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे भी नहीं शब्द इंक्लूड किया गया है, ध्यान रखना है। संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला शहर। निचले नगर की किलेबंदी की गई थी। यहाँ से ऐसे शिलालेख मिले हैं जिन पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं। गढ़ी और मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान के बीच मध्य नगर में खूब चौड़ा और खुला मैदान बना हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाता है कि निचले नगर की किलेबंदी की गई है। आगे बढ़ते हैं। चित्रित घुसर मृदभांड PGW का प्रयोग निम्नलिखित में से किस सभ्यता द्वारा मुख्य तौर पर किए जाने के प्रमाण मिलते हैं? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता, उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, मध्य पाषाण कालीन सभ्यता। दोस्तों ये है जो PGW है, ये किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में वैशाली किस संघ की राजधानी थी? यहाँ पर ऑप्शन से हमारे पास लिच्छवी, वज्जी, शाक्य, विदेह। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। वैशाली का संबंध लिच्छवी से है, लिच्छवी की राजधानी वैशाली, लिच्छवी की राजधानी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है लुम्बिनी, राजगृह, बोधगया, केसरिया। यहाँ पे लुम्बिनी, राजगृह और बोधगया तीनों इनसे संबंधित है, लेकिन केसरिया नहीं। आगे बढ़ते हैं। बराबर गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो है बराबर गुफाओं, बराबर पहाड़ी की गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इन गुफाओं को अशोक द्वारा जैन समुदाय के साधुओं को दान दिया गया था। ये गुफाएं बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाता है। निम्नलिखित में से बिहार के ऐतिहासिक नालंदा महाविहार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? नालंदा महाविहार दक्षिण बिहार के राजगृह के निकट स्थित है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका भ्रमण किया। महान आचार्य शीलभद्र इसके अध्यक्ष थे जब इत सिंह वहां शिक्षा लेने गया। और ऑप्शन नंबर डी है इसका उत्तरोत्तर विकास पाल वंश के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसके द्वारा पढ़ा गया? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स प्रिंसेप, कनिंघम, व्हीलर, हेनरी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाता है, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुहार क्या था? दक्षिण भारत का समकालीन बंदरगाह, बिहार में एक मौर्यकालीन व्यापारिक केंद्र, कुषाणकालीन महाजनपद। और ऑप्शन नंबर डी है गुप्तकालीन कला संस्कृति की नगरी। कुहार दक्षिण भारत का समकालीन बंदरगाह था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वातापी का संबंध चालुक्य से, पल्लव का संबंध है महेंद्र वर्मन से, चालुक्य का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से, और चंदेल का संबंध है महाबली से। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा सही हो जाता है, क्योंकि ये इससे सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला कालानुक्रम के हिसाब से सही है? दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां। तो यहाँ पे जो बाबर के बाद हुमायूं आना चाहिए था, गलत हो गया। शेरशाह, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खानकाह क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सूफी संतों द्वारा जहाँ इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती है। ठीक है। मुगलकालीन युद्ध भंडारण का स्थान, औरंगजेब द्वारा स्थापित सजदा करने की प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों द्वारा जहां इस्लाम एवं रहस्यवादी चिंतन की शिक्षा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स का अध्ययन किससे संबंधित है?
ऑप्शन से हमारे पास सिक्के, मूर्ति, लिपि, भवन। ये है न्यूमिस्मेटिक्स जो है ये किसके अध्ययन को दर्शाता है? सिक्कों के अध्ययन को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियां किससे संबंधित हैं? यहाँ पर ये पंक्तियां दी गई हैं। शुभ शुभ चैन की वर्षा अवसरे भारत भाग्य जागा, पंजाब सिंह गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तो ये जो पंक्तियां हैं ये सबसे पहले आजाद हिंद फौज के राष्ट्रीय गीत के रूप में सामने आई। ठीक है, तो ये उससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इसी की तर्ज पर बाद में हमारा जो राष्ट्रीय गान बनाया गया है वो बना। आगे बढ़ते हैं। चंपारण में आने के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, डॉक्टर राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर रामनवमी प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, श्री राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान बिहार में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी से जुड़ा हुआ नहीं है? ठीक है, यहाँ पे भी नहीं पे फोकस किया गया है। देखना दोस्तों यहाँ पे तो बीतीहरवा, नालंदा, बेतिया, मोतिहारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, नालंदा। ठीक है, ये बिहार के चंपारण सत्याग्रह से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बिहार एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर 1912 ईस्वी में अस्तित्व में आया। किससे अलग होकर? ये हमें बताना है। बंगाल से अलग होकर, अवध से अलग होकर, उड़ीसा से अलग होकर या झारखंड से अलग होकर? दोस्तों 1912 में जो बिहार है वो बंगाल से अलग होकर अस्तित्व में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। 19वीं शताब्दी में विलियम एडम द्वारा देशी शिक्षा पर तैयार किए गए रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन से हमारे पास विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। उस समय पाठशालाएं स्थानीय समुदाय या संपन्न लोगों द्वारा चलाई जाती थी। और ऑप्शन नंबर डी है, देशज विद्यालयों में शिक्षा के तरीकों में लचीलापन नहीं था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतिहास का शिक्षण इस तरह किया जाना चाहिए कि ऑप्शन से हमारे पास विद्यार्थियों को अपने विश्व में होते रहे बदलाव और निरंतरता की प्रक्रियाओं की खोज में सक्षम बना पाए, विद्यार्थियों को इतिहास की घटनाओं को याद करा सकें, विद्यार्थियों को यह समझा सकें कि अपने अतीत को हम कैसे बदल सकते हैं, विद्यार्थियों को इतिहास की विषय वस्तु को केवल एक दृष्टिकोण से देखने के लिए नियंत्रित कर सकें। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है, विद्यार्थियों को अपने विश्व में होते रहे बदलाव और निरंतरता की प्रक्रियाओं की खोज में सक्षम बना पाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। कक्षा 8 के पाठ अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक विधि उपयुक्त है? यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रोल प्ले, संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर चर्चा और प्रयोग विधि। तो इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मतलब केवल 2 संबंधित डॉक्यूमेंट्री दिखाकर चर्चा करना यही सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली विधि होगी अगर यहाँ पे बात की जाए अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को समझाने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। पृथ्वी की विभिन्न परतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं, सब पे फोकस जरूर रखें दोस्तों, नहीं तो गलती हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो दिए गए हैं वो है, सबसे ऊपरी परत को सियाल कहते हैं, बीच की परत को मेंटल कहते हैं जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, सबसे अंदर की परत को क्रोड कहते हैं। दोस्तों तीनों के तीनों जो ये स्टेटमेंट है ये सही है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो कहती है सबसे ज्यादा दबाव और तापमान बीच की परत सीमा पर होता है। यहाँ पे ये गलत हो जाती है क्योंकि सबसे ज्यादा दबाव और तापमान कहाँ पे मिलेगा दोस्तों? सबसे नीचे वाली परत पे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है। निम्नलिखित में से रूपांतरित चट्टान का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है चूना पत्थर, संगमरमर, बेसाल्ट, बालू पत्थर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, संगमरमर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन से पहले यहाँ पे दिए गए हैं जिलों के नाम, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, किशनगंज। तो इनमें से हमें चूज करने हैं। ऑप्शन नंबर बी के अंदर
केवल 1, 2, 3, 4 मतलब सभी दिए गए हैं। तो ये जो सभी जिले हैं ये भूकंप क्षेत्र 5 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल के क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई दोस्तों यहाँ पे दिया गया है ऑप्शंस में 13 किलोमीटर, 23 किलोमीटर, 33 किलोमीटर, 43 किलोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है 13 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? ज्वार आता है या भूकंप उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी फटता है या फिर दिन रात बनते हैं? तो हमें बताना है यहाँ पे चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? समुद्र में ज्वार आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के पूर्वी भूभाग में अवस्थित है? यहाँ पे जिलों के नाम दिए गए हैं कटिहार, बक्सर, गया, कैमूर। जो ये कटिहार है ये जिला पूर्वी भूभाग में अवस्थित है बिहार के। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है? यहाँ पे ऑप्शन हैं औरंगाबाद, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्णिया। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है दरभंगा, वो ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। आगे बढ़ते हैं। स्थलीय समीर चलती है। स्थलीय समीर कब चलती है दोस्तों? ऑप्शन में दिया गया है सदा रात में, सदा दिन में, कभी भी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये स्थलीय समीर जो होती है ये कब चलती है? सदा रात में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मृदा में ह्यूमस पाया जाता है सबसे ऊपर के स्तर पर, बीच के स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर, किसी भी स्तर पर? दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सबसे ऊपर के स्तर पर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बताना है। अफगानिस्तान, वियतनाम, श्रीलंका, मॉरिशस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश वियतनाम है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का समय लगता है, इसका कारण है? इसका कारण क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति, मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन गर्मियों में 21 जून को होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लोब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोब के संदर्भ में हमें कथन सही बनाना है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई एक समान होती है, गलत हो जाता है ये। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है देशांतर रेखाएं एक दूसरे को ध्रुवों पर काटती हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके आगे है विषुवत एक देशांतर रेखा है, नहीं दोस्तों ये अक्षांशीय रेखा है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है, नहीं ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का शिक्षण करना हो तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त है? क्या करना है दोस्तों? इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का शिक्षण करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी और उपयुक्त विधि कौन सी होगी? केवल दो, मॉडल के जरिए इस चीज को अच्छे से समझाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम भारत के लोग भारत को एक ब्लैंक समाजवादी, ब्लैंक लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारत संविधान की उद्देशिका के लिए से लिए गए इस अंश के खाली स्थानों पर क्रमशः कौन से शब्द आएंगे? यहाँ पे दो खाली स्थान दिए गए हैं जिसमें कि उद्देशिका या जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं उससे संबंधित दो शब्द हैं जो यहाँ पे हमें फिल करने हैं। ऑप्शन नंबर ए है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों यही हमारा सही जवाब हो जाता है, हमें आगे के ऑप्शंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नीचे एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए धर्म निरपेक्ष भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे धर्म निरपेक्ष नहीं आके पंथ निरपेक्ष ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद की बात की जाए तो यहाँ पे बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है और जम्मू कश्मीर में भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, यहाँ पर विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से संसद का अंग होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद का अंग जो होता है यहाँ पे हमें बताना है संसद का अंग यहाँ पे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर ही संसद बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर तीन का जिक्र हुआ है, केवल 1, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं?
तो कितने भाग हैं दोस्तों? 22। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शंस पर जाने की हमें आवश्यकता नहीं है। 21, 20, 24 ये सभी गलत है। 22, ठीक है। 22, आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधान परिषद जिस तरह से नेशनल लेवल के ऊपर लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, उसी तरह से स्टेट लेवल के ऊपर भी क्या होती हैं? कई स्टेट्स के अंदर विधान परिषद का भी कॉन्सेप्ट होता है, जो कि कुछ ही स्टेट्स के अंदर है। यहाँ पे जो विधानसभा है वो लोकसभा की तरह से काम करता है स्टेट के अंदर, और जो यहाँ पे विधान परिषद होता है वो राज्यसभा की तरह से काम करता है। जिस तरह से राज्यसभा भी भंग नहीं हो सकती, उसी तरह विधान परिषद भी भंग नहीं हो सकती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है? इस एग्जाम के अंदर आपने बहुत से क्वेश्चनों में देखा होगा नहीं वर्ड डाला गया है, तो इसको ना देखते हुए हम जल्दी के अंदर अगर क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ जाएं तो पहला ही आंसर हमें ऑप्शन दिखेगा कि उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, हम उस पर टिक करके निकल लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि क्वेश्चन लिखा क्या गया है, योग्यता के संबंध में क्या सही नहीं है ये पूछा है। पहला ऑप्शन है उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी चाहिए, दोस्तों ये गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कम से कम 35 वर्ष। आगे बढ़ते हैं। वैसे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा इसका आंसर होगा। वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य न हो, ये भी ठीक है। वह लाभ के पद पर ना हो, ये भी उसके लिए जरूरी है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत होता है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन जो कि बीटेट की परीक्षा में अभी आए थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके लिए ये कुछ बेनिफिशियल है, तो फिर आप हमारे जो ये वीडियो जो हमने डाला है इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके साथ साथ हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे इस चैनल डीजर फुलफिल डिजायर्स को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।